हेलो दोस्तों, मैं सजन शाह आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, चलिए हम अपने लर्निंग स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 1 उदाहरण नंबर 5। देखिए क्या दिया गया है। बोला गया है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पे 4 की पावर n संख्या एक दी गई है 4 और उसके पावर में n है। इस पर हमें विचार करने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और हमें जांच करनी है कि n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है कि जिसके लिए 4 की पावर n को जब हम हल करें तो अंक की समाप्ति कहाँ पे हो, 0 पर हो। ठीक, अर्थात 4 की पावर n को जब हल करें तो मान हमारा जो आए वह उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद हल करेंगे। क्या दिया गया है, 4 की पावर n हमें दिया गया है 4 की पावर n। ठीक, और बोला गया है कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 इसी तरह से अनंत तक, इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, अब इन संख्याओं को बारी बारी से लेके हल करते हैं। चलिए n का मान जब हम 1 लेते हैं तो 4 की पावर 1 का मान क्या होगा, 4 एकम 4। अब 2 हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ 4 गुणा 4, मतलब 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। अब 4 की घात यदि हम प्राकृतिक संख्या 3 लेते हैं तब क्या होगा, इसका मतलब हुआ 4 का 3 बार गुणा 4 में, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक को कितना हो जाएगा, 64। इसी प्रकार से 4 की पावर 4 है तो इसका मतलब हुआ 4 का 4 में 4 बार गुणा, देखिए 4 बार कर दिया, तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए 4 चौक 16 कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 16 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 16 का गुणा कीजिए, 6 छक्का 36, 6 हो गया, 3 बचा। अब 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक, 6 दूना 12 हो गया, 12 3 15, 5 हाथ की 1 बच गया, 1 एकम 1 1 2 हो गया, 256 आएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, इसी तरह से आगे भी आप कर सकते हैं, बट इतना में अब हम देखेंगे कि जब हमने 4 के घात वाली संख्याओं को हल किया तो इसमें देखिए 4 अंक आया। अंक क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 16 आया। 16 में अंक की समाप्ति कहाँ पे हो रही है, 6 पे, अर्थात इकाई का अंक इसमें 6 है, इसमें 4 है, फिर इसमें क्या है, 6 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह संक्रिया क्या चल रही है, 4 6 4 6 4 6 4 6 इसी तरह से अनंत तक। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 की पावर n का मान 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। 4 की पावर n रहेगा तो उसको जब हल करेंगे हम तो अंकों की समाप्ति कहाँ पे होगी, 4 पे होगी या फिर 6 पे होगी, 4 पे होगी या फिर 6 पे होगी, 0 पे समाप्ति नहीं होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमने चेक कर लिया, जांच कर लिया कि 4 की पावर n को जब हम लोग हल करेंगे, n एक प्राकृतिक संख्या होने पर जब इसको हल करेंगे तो इसके अंक जो हैं शून्य पर अंकों की समाप्ति कभी नहीं होगी, अर्थात इकाई का अंक शून्य कभी नहीं आएगा। ठीक, लेकिन चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। ये तो हमने ओनली अभी जाना है। हम लिख देंगे हल। ठीक, हम लिखेंगे बच्चों, यदि किसी यंग के लिए, यदि किसी किसी यंग के लिए n मतलब प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 4 की पावर n, संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त
समाप्त होगी यदि शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। 5 आनी चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं है। हम लिखेंगे लेकिन यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 की पावर n बराबर क्या होता है? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके घात में क्या है? n है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की घात, यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा तो 2n हो जाएगा। 2 की घात क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 4 यहाँ पे लिख देंगे है। ठीक। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 है। 4 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणा 2 होगा। 2 दूना 4। इसमें देखिए 5 नहीं आ रहा है। ठीक। तो हम कह सकते हैं अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है। लिख देंगे कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर या फिर 0 पर समाप्त होगी। ये हो जाएगा हमारा। हमने क्या कर लिया? सिद्ध कर लिया। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। हमने क्या कर लिया? यहाँ पे प्रूव कर लिया कि 4 की पावर n जो है 4 की पावर n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n के अंकों की जो समाप्ति है वह 0 पर होगी। ठीक। अर्थात इसको हल करने पर 0 पर समाप्त होने वाली संख्या कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड में ओनली 2 है। यदि 5 होता तो आने की संभावना, यदि 5 होता अभाज्य गुणनखंड में तो आती, लेकिन 2 केवल 2 है इसलिए नहीं आएगी। तो इस तरह से बच्चों उदाहरण नंबर 5 आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। क्या दिया गया है? उदाहरण नंबर 6 दिया गया है। संख्याओं, यहाँ पे हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, संख्या 6 और 20। बोला गया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कि 2 संख्याएं हमें दी गई हैं और इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ महत्तम समापर्तक और एलसीएम लघुत्तम समापर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल करेंगे। हम लिखेंगे हल। ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे एक शब्द क्या है? अभाज्य। और हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो स्वयं के पहाड़ा में आती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह से ये संख्याएं क्या हैं? ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें इन संख्याओं को इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में विभक्त करना है, तोड़ना है।
तो कैसे हम करेंगे, चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये किससे कटेगा, पहले संख्या 2 है तो 2 से हम देखेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। अब 3 से हम विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3। इस प्रकार से 6 का हम लिख सकते हैं कि संख्या 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। संख्या 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है। इसी प्रकार से हम 20 का करेंगे। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है 2, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से देखिए हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 0, पुनः 2 से होगा 2 पंचे 10। अब देखिए 5 2 से नहीं होगा, फिर 3 से चेक करेंगे 3 से नहीं होगा, फिर 5 से चेक करेंगे, देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5। इस प्रकार से 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, 6 और 20 का एचसीएफ। तो हम लिख देंगे अतः एचसीएफ ऑफ 6 and 20, एचसीएफ 6 और 20 का क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक अभाज्य हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हम इन गुणनखंडों में संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड और 20 के अभाज्य गुणनखंडों में हम कॉमन वाली संख्या लेंगे, उभयनिष्ठ संख्या। तो देखिए उभयनिष्ठ क्या है, इसमें 2 है इसमें 2 है, अर्थात 2 2 मिल रहा है। अब इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो ओनली क्या मिल रहा है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या क्या है, केवल 2 है। इसलिए 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। ठीक, अब इनका एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या लिख देंगे, तथा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 and 20, 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा। देखिए बच्चों, दो संख्याओं का एलसीएम हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को कम से कम एक बार अवश्य लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 क्या है, इसका एचसीएफ है तो 2 तो लेंगे ही, 2 मेरा हो गया। अब इसके अलावा यहाँ देखिए 3 है, इधर 3 नहीं है तो 3 को हम एक बार लेंगे, कम से कम सभी संख्याओं को एक बार लेंगे। अब देखिए यहाँ से 2 बचा, 2 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे। ठीक, अर्थात 2 लेंगे, 3 लेंगे और 5 लेंगे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 2 बार 2 है तो एक बार 2 हम नहीं लेंगे, यहाँ से 2 बार 2 हमने ले लिया। अब यहाँ 3 है, इधर 3 नहीं है तो 3 भी लेंगे, और 5 केवल एक बार है तो 5 भी हम लेंगे। इस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को कम से कम एक बार अवश्य लिया जाता है। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, अब इसको हल करेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 6 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 60 होगा। अब देखिए बच्चों, हम चेक कैसे करेंगे कि मेरा सही है या फिर गलत है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक जो होता है वह दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है। तो 2 से देखिए 6 भी कटेगा, 2 से 20 भी कटेगा। और लघुत्तम समापवर्तक की संख्या जो होती है वो संख्याओं से कटती है, तो 6 से 60 कटेगा और 20 से भी 60 कटेगा। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक होता है, उस प्रकार से भी हम चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को उदाहरण नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब चलिए उदाहरण नंबर हम अगला देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 7 बोला गया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा संख्या 96 और संख्या 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लिखेंगे हल। हमें क्या बोला गया है कि संख्या 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संख्या 96 और 404 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 96 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आता है, अभाज्य संख्या हम जानते हैं क्या क्या होती हैं, अभाज्य
अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक इस तरह से आगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो इसको 2 से हम चेक करेंगे। देखिए 2 से कटेगा तो हम काट देंगे। 2 चौको 8, एक बचेगा, यहाँ चिपकाएंगे 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। अब 2 से पुनः भाग जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8। 2 से पुनः भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। 2 से पुनः भाग जाएगा, 2 छक्का 12 होता है। अब एक बार और भाग जाएगा, 2 से 2 तिहाई 6 होगा। अब 3 से भाग जाएगा 1, ठीक। इस तरह से 96 के हमने अभाज्य गुणनखंडन कर लिए। अब हम करेंगे 404 के। 404 के तो देखिए पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4। 2 से 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब देखिए 101 जो है यह किसी भी 101 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात 101 जो है स्वयं के पहाड़ा में आएगी, इसके अलावा किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आएगी। कहने का मतलब है कि 101 जो है स्वयं से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो हम इसको कैसे काटेंगे? 101 से। तो 101 एकम क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इस प्रकार से हम लिखेंगे हल। हम हल में लिखेंगे हल। देखिए सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड अर्थात 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5। क्या आ गया? 2 की घात 5 बार आया। गुणा क्या है? 3। तो हमने लिख दिया 3। अब 404 को क्या लिख सकते हैं? 404 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। 2 कितनी बार है? 2 बार है। गुणा 101 आ गया, ठीक। अब इनका हमें बोला गया है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम बताइए, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ अतः हम लिख देंगे अतः एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो 96 और 404 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में हम क्या करते हैं बच्चों कि दोनों इन अभाज्य गुणनखंडों में, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ संख्या लेते हैं सबसे छोटी घात वाली। तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 5 है। तो 2 की घात 2 और 2 की घात 2 यहाँ से मिल रहा है। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ। 2 की घात 2 इसमें भी है, 2 की घात 2 इसमें भी है। तो हम लिख देंगे 2 की घात 2। अब देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। 101 इसमें है, 101 इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 2 की घात 2। अब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा? 2 दूना 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4। इस तरह से इनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ आ गया 4। अब इनका एलसीएम क्या होगा? देखिए तथा हम लिखेंगे एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 96 एंड 404 का क्या आ जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यह बच्चों सिंपल सा आपको समझना है कि सबसे दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड होने पर अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य गुणनखंड वाली संख्याओं को कम से कम एक बार हम अवश्य लेते हैं। अर्थात सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात सबसे बड़ी 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? महत्तम समापवर्तक के लिए सबसे छोटी घात लेते हैं, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक के लिए सबसे बड़ी घात लेंगे। तो 2 की घात 5 ले लेंगे हम पूरा का पूरा, ठीक। 2 की पावर इसमें 2 है, इसलिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 और जगह नहीं है तो 3 भी लेंगे। हम बोले कि अभाज्य गुणनखंडों को कम से कम एक बार जरूर लेते हैं। 2 की घात 5 यहाँ पे अधिक था, इसलिए हमने 2 की पावर 2 कैंसिल हो गया, तो इसको हमने ले लिया। अब 3 भी लेंगे, 101 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और 101 भी हम लेंगे। अब इनको हल कीजिए, जो आएगा वही हमारा लघुत्तम समापवर्तक इनका होगा। 2 की घाते 5 बराबर क्या होता है? आप गुणा कीजिए। 2 की घात 5 का मतलब हुआ 2 का 5 बार गुणा। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कितना होगा? 32। 32 गुणा 3 गुणा 101।
अब 32 में 3 का गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 3 तिका 9, 96 आ गया गुणे 101। 96 का गुणा हम 101 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 96 एक कम देखिए 96 आएगा, और 96 शून्य शून्य तो 9 बचा तो 9 हो गया। अब 96 एक कम 96 तो कितना आ गया, 9696। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों उदाहरण नंबर 7 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 8 बोला गया है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कि इन तीनों संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इनका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब हुआ लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिहाई हो जाएगा 6, 3 से भाग जाएगा, 3 एक कम 3। ठीक, इसी प्रकार से अब 72 का करेंगे तो क्या आ जाता है देखते हैं हम, 2 से भाग जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्का 12। अब 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 से पुनः भाग जाएगा, 2 नवा 18। अब 3 से भाग जाएगा, 3 तिरकाई 9, पुनः एक बार 3 से भाग जाएगा, 3 एक कम 3। अब 120 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, 120 का 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 और 1 0, 2 से भाग जाएगा, 2 तिहाई 6 0, 2 से भाग जाएगा, 2 एक कम 2, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचा, यहाँ पे चिपका दिया हमने 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो हम 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 से एक बार भाग जाएगा, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से बच्चों हम लिख देंगे हल। हमने देखा कि 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। और 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस प्रकार से। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 2, 3 बार 2 है, गुणा 3 गुणा 5, तो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, अब इनका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगा, हम लिख देंगे अतः एचसीएफ आप किसका 6 का 72 का और 120 का। तो 6, 72 और 120 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, बराबर एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, इन गुणनखंडों में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हम देखेंगे इन तीनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 2 सब में मिल रहा है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 3 सब में मिल रहा है। तो इस प्रकार से इन गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, एक ठो 1, एक बार 2 और एक बार 3। तो लिख देंगे 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, अब देखिए आगे हमें क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा, तथा एलसीएम किसका 6 का 72 का और 120 का। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों हम जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, इन अभाज्य गुणनखंडों में से प्रत्येक गुणनखंडों को कम से कम एक बार अवश्य लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है। तो हम कहीं से एक जगह से ले लेंगे। देखिए यहाँ से हमने 2 को काउंट कर लिया, तो 2 1 2 3, 3 बार हमने यहाँ से 2 ले लिया, इसलिए यहाँ पे 3 बार 2 है तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ से 1 बार 2 है तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो हमने कितना ले लिया, 2 कितना बार ले लिया, 3 बार ले लिया। अब गुणा, देखिए 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, और यहाँ पे 3 1 बार है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 बार है तो इसको हम लेंगे, 3 गुणा 3। अब देखिए अब इसके अलावा क्या क्या बच गया, अब इसके अलावा 5 बच गया। ठीक,
जब 5 बज गया तो हम क्या लेंगे, 5 को भी काउंट करेंगे, 5 भी लेंगे। तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुड़ा 3 त्रिकाई 9 गुड़ा 5। अब 8 में 5 का गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा, गुड़ा 9, 40 में 9 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36 और 1 0, 360 आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा यह हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों हमने इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि की मदद से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्नावली 1.2 के पहले के सभी उदाहरणों का अध्ययन कर लिया है। यदि आपको इन टॉपिक्स में कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई अवश्य देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2, ठीक, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।